students, I am Rita Sharma from MLP Group of Schools. Welcome you in chemistry classes. बच्चों हम 9th क्लास केमिस्ट्री का रिवीजन हम कर रहे हैं और हमने कंपाउंड और मिक्सचर के डिफरेंशिएट तक डिस्कस कर लिया था। आज हम एक स्पेशल टाइप के होमोजीनियस मिक्सचर के बारे में बात करेंगे जिसको हम सॉल्यूशन कहते हैं। तो बच्चों सॉल्यूशन भी एक होमोजीनियस मिक्सचर होता है। होमोजीनियस मिक्सचर को हम पहले डिफाइन कर चुके हैं। ऐसा मिक्सचर जिसमें जिनको मिलाकर के हमने मिक्सचर बनाया वो कंप्लीटली मिक्स हो जाए और मिक्स होने के बाद पूरा मिक्सचर एक जैसा दिखे, यूनिफॉर्म कंपोजिशन हो। बच्चों सॉल्यूशन क्या होते हैं? होमोजीनियस सब्सटेंस है एंड हीट इज ऑल्सो इवोल्व्ड और एब्जॉर्ब्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ सॉल्यूशन। देखो मिक्सचर बनाते टाइम हमने ये कहा था कि मिक्सचर में हीट इवोल्व और एब्जॉर्ब नहीं होती, लेकिन सॉल्यूशन एक स्पेशल केस है। सॉल्यूशन बनाते टाइम हीट इवोल्व भी हो सकती है और एब्जॉर्ब भी हो सकती है। इवन देन सॉल्यूशन इज कंसिडर्ड एज ए मिक्सचर। फिर भी सॉल्यूशन को मिक्सचर कंसिडर करते हैं बिकॉज इट कैन बी सेपरेटेड इनटू इट कंपोनेंट बाय फिजिकल मेथड। क्योंकि जो सॉल्यूशन हम बनाते हैं उसके जो कंपोनेंट है उनको फिजिकल मेथड से सेपरेट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने सॉल्ट और वाटर को मिलाया तो वो सॉल्यूशन बन जाता है और आप सॉल्ट और वाटर को सेपरेट भी कर सकते हैं बाय इवेपोरेशन। सेकंड है इट शोज द प्रॉपर्टीज ऑफ कंस्टिट्यूएंट्स। कंस्टिट्यूएंट्स का मतलब होता है जिससे मिलाकर के हमने मिक्सचर बनाया उसकी प्रॉपर्टी शो करता है मिक्सचर। सॉल्ट वाटर में सॉल्ट की भी प्रॉपर्टी होंगी और वाटर की भी प्रॉपर्टी होगी। इट हैज ए वेरिएबल कंपोजिशन। वेरिएबल कंपोजिशन का मतलब इसकी कंपोजिशन को आप चेंज कर सकते हो। अगर सोल्ट इन वाटर में मिक्सचर बना रही हूँ, सॉल्यूशन बना रही हूँ, अगर उसमें सोल्ट मेरे को कम लग रहा है तो मैं सोल्ट ज्यादा ले सकती हूँ। पानी कम लग रहा है तो पानी और मिला सकती हूँ। इट डज नॉट हैव ए फिक्स बॉइलिंग पॉइंट और इस मिक्सचर का बॉइलिंग पॉइंट फिक्स नहीं होता है। तो इसको हम क्या करेंगे? मिक्सचर कंसीडर करेंगे। फॉर एग्जाम्पल सोल्ट सॉल्यूशन इज कंसीडर्ड एज ए मिक्सचर बिकॉज फॉलोइंग रीजन। सोल्ट सॉल्यूशन कैन बी सेपरेटेड इनटू सोल्ट एंड वाटर बाय फिजिकल प्रोसेस ऑफ डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन के प्रोसेस से हम सोल्ट और वाटर को सेपरेट कर सकते हैं। इवेपोरेशन के प्रोसेस से भी हम सेपरेट कर सकते हैं। आगे देखिएगा बच्चों, सोल्ट सॉल्यूशन शोज प्रॉपर्टी ऑफ बोथ इज कंस्टिट्यूएंट सोल्ट एज वेल एज वाटर। सोल्ट का जो सॉल्यूशन उसमें दोनों की प्रॉपर्टी होती है। किसकी बच्चों? सोल्ट को भी होती है और वाटर की भी। इसीलिए सोल्ट सॉल्यूशन को हम मिक्सचर कंसीडर करते हैं। थर्ड देखिएगा, कंपोनेंट ऑफ सोल्ट सॉल्यूशन इज वेरिएबल। कंपोनेंट वेरिएबल है। डिफरेंट अमाउंट ऑफ सोल्ट कैन बी डिसॉल्व्ड इन सेम अमाउंट ऑफ वाटर टू गेट सोल्ट सॉल्यूशन। आप अगर 1 ग्लास वाटर लेते हैं तो उसमें आप 1 स्पून, 2 स्पून, 3 स्पून, 4 स्पून आप सोल्ट डिसॉल्व कर सकते हैं। मतलब वेरिएबल है, चेंज कर सकते हो। द सोल्ट सॉल्यूशन डज नॉट हैव ए डेफिनेट फॉर्मूला। और सोल्ट सॉल्यूशन का कोई डेफिनेट फॉर्मूला नहीं होता है। सोल्ट सॉल्यूशन डज नॉट हैव फिक्स बॉइलिंग पॉइंट। सोल्ट सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट फिक्स नहीं होता। तो ये सारी चीजें मिक्सचर की प्रॉपर्टी, इसीलिए सोल्ट सॉल्यूशन को हम क्या कंसीडर करते हैं बच्चों? मिक्सचर कंसीडर करते हैं। सपोज वी आर गिवन 2 लिक्विड। हमें 2 लिक्विड दिए गए हैं। वन अ प्योर कंपाउंड एंड अदर अ सॉल्यूशन। एक प्योर कंपाउंड है, दूसरा सॉल्यूशन है। एंड वी हैव टू फाइंड आउट विच इज कंपाउंड एंड वन विच इज सॉल्यूशन या मिक्सचर। हमारे पास एक तो कंपाउंड दे रखा है, एक सॉल्यूशन। हमें ये बताना है कौन सा कंपाउंड है, कौन सा सॉल्यूशन है। तो बच्चों इन ऑर्डर टू डिस्टिंग्विश बिटवीन द टू वी शुड एवेपोरेट देम सेपरेटली। इवेपोरेशन का प्रोसेस करेंगे। द लिक्विड विच एवेपोरेट कंप्लीटली लीविंग नो रेजिड्यू इज अ प्योर कंपाउंड। ऐसा लिक्विड जिसका पूरे तरीके से वो जो इवेपोरेट हो जाए, रेजिड्यू ना बचे, मतलब कुछ पीछे ना बचे। ऑन द अदर हैंड द लिक्विड सॉल्यूशन विच लीव्स बिहाइंड रेजिड्यू ऑन इवेपोरेशन। देखो आप सोल्ट सॉल्यूशन का इवेपोरेशन करेंगे तो वाटर तो इवेपोरेट हो जाएगा लेकिन सोल्ट तो बचेगा। इज अ सॉल्यूशन ऑन मिक्सचर। जो प्योर जो कंपाउंड है उसमें इवेपोरेशन का प्रोसेस अगर हम अप्लाई करते हैं तो कुछ रेजिड्यू नहीं बचता है, कुछ भी नहीं बचता है। कंटेनर में आपने जो कंपाउंड रखा है वो इवेपोरेट हो जाएगा। लेकिन आपका जो सोल्ट सॉल्यूशन है उसमें क्या बचेगा बच्चों? इवेपोरेशन के बाद सोल्ट बचेगा। फॉर एग्जाम्पल प्योर वाटर कैन बी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम द एक्वस सोल्ट सॉल्यूशन बाय इवेपोरेशन। प्योर वाटर और सोल्ट सॉल्यूशन का इवेपोरेट कर सकते हैं इवेपोरेशन से, सेपरेट कर सकते हैं इवेपोरेशन से। प्योर वाटर इवेपोरेट कंप्लीटली लीविंग नो रेजिड्यू। प्योर वाटर जो है इवेपोरेट हो जाएगा, कुछ भी नहीं बचेगा, पीछे रेजिड्यू नहीं बचेगा। बट सोल्ट सॉल्यूशन लिव्स बिहाइंड सोल्ट एज रेजिड्यू। लेकिन सोल्ट सॉल्यूशन का इवेपोरेशन करेंगे तो पीछे क्या बच जाएगा? सोल्ट बच जाएगा, रेजिड्यू।
ठीक है बच्चों, प्लीज डू नॉट से दैट सोल्ट सॉल्यूशन कैन बी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम प्योर वाटर बाय टेस्टिंग इट। टेस्टिंग करके ये कोई केमिकल टेस्ट नहीं है, टेस्टिंग करके कोई सेपरेशन का मेथड नहीं है, ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट देखिएगा बच्चों, द केस ऑफ अलॉय। अलॉय के बारे में आपने सुना है, टू और मोर मेटल्स और नॉन मेटल का जो होमोजीनियस मिक्सचर है ना, वो अलॉय कहलाता है। अलॉय को हिंदी में कहते हैं बच्चों मिश्र धातुएं। अलॉय आर होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ मेटल्स एंड कैन नॉट बी सेपरेटेड इनटू देयर कंपोनेंट्स बाय फिजिकल मेथड। अलॉय होमोजीनियस मिक्सचर होते हैं मेटल्स के, नॉन मेटल भी हो सकती है, और अलॉय को सेपरेट नहीं कर सकते हम फिजिकल मेथड से। इवन देन एन अलॉय इज कंसिडर्ड एज ए मिक्सचर, सेपरेट नहीं कर सकते, फिर भी अलॉय को हम क्या कहते हैं बच्चों, एक मिक्सचर कहते हैं। क्यों? इट शोज द प्रॉपर्टी ऑफ इट्स कंस्टिट्यूएंट्स, क्योंकि अलॉय जिससे मिलकर के बनती है अपने कंस्टिट्यूएंट्स की प्रॉपर्टी शो करती है। यहाँ आपको ब्रास दिख रहा है, ये ब्रास मिक्सचर होता है किसका बच्चों, कॉपर का और जिंक का। इसमें दोनों की प्रॉपर्टी आपको मिलेगी, कॉपर की भी और जिंक की। बच्चों ये जो आपको दिख रही है, ये बकेट जो दिख रही है, ये कॉपर और जिंक का होमोजीनियस मिक्सचर है, इसको हम अलॉय कहते हैं, इसको हम ब्रास कहते हैं, ब्रास, दिस इज ब्रास। इट शोज प्रॉपर्टी ऑफ इस कंस्टिट्यूएंट्स, अपने कंस्टिट्यूएंट्स की प्रॉपर्टी शो करते हैं। जैसे बकेट किससे मिलकर के बनी है, कॉपर जिंक से, तो इसमें कॉपर की भी प्रॉपर्टी है और जिंक की भी प्रॉपर्टी है। सेकंड देखिएगा, इट हैज वेरिएबल कंपोजिशन, कंपोजिशन वेरिएबल है, हम कॉपर को ज्यादा ले सकते, जिंक को कम ले सकते, जिंक को ज्यादा ले सकते, कॉपर को कम ले सकते। फॉर एग्जाम्पल, ब्रास इज ए होमोजीनियस सब्सटेंस कंपोज्ड ऑफ कॉपर एंड जिंक। ब्रास जो है ये आपको दिख रहा है, ये किससे मिलकर के बना हुआ है, कॉपर और जिंक से। एंड कैन नॉट बी सेपरेटेड इनटू इट्स कंस्ट्रेंट बाय फिजिकल मेथड, और फिजिकल मेथड से हम कॉपर और जिंक को सेपरेट भी नहीं कर सकते इसमें से। ब्रास इज कंसिडर्ड एज ए मिक्सचर, ब्रास को मिक्सचर कंसिडर किया जाता है, बिकॉज क्यों, इट शोज द प्रॉपर्टीज ऑफ कंस्टिट्यूएंट्स कॉपर और जिंक, कॉपर और जिंक की प्रॉपर्टी शो करता है। नंबर सेकंड, इट हैज ए वेरिएबल कंपोजिशन, कंपोजिशन वेरिएबल है। द अमाउंट ऑफ जिंक इन ब्रास कैन वेरी फ्रॉम 20 to 35%। जो ब्रास है उसमें जिंक की जो क्वांटिटी है वो वेरी कर सकते हैं 20% से 35%। तो बच्चों जो हमारा कंसेप्ट है सोल्यूशन, सस्पेंशन एंड कोलॉइड्स। तो बिफोर वी डिस्कस द सोल्यूशन, सस्पेंशन एंड कोलॉइड इन डिटेल में डिस्कस करने से पहले वी शुड नो द मीनिंग ऑफ टू टर्म, दो टर्म का मीनिंग हम जानेंगे, किस किस का बच्चों, सोल्यूट एंड सोलवेंट का। द सब्सटेंस विच इज डिसॉल्व्ड इन ए लिक्विड टू मेक अ सॉल्यूशन इज कॉल्ड सोल्यूट। सब्सटेंस जिसको दूसरे लिक्विड में डिसॉल्व करते हैं सॉल्यूशन बनाने के लिए, क्या कहलाता है बच्चों, सोल्यूट। एंड द लिक्विड विच सोल्यूट इज डिसॉल्व्ड इज नोन एज सोलवेंट। फॉर एग्जाम्पल, सॉल्ट इन वाटर का सोल्यूशन हम बनाएंगे, सॉल्ट, डिसॉल्विंग सॉल्ट इन वाटर, सो इन सॉल्ट सोल्यूशन सॉल्ट इज सोल्यूट। तो सॉल्ट को डिसॉल्व किया तो सॉल्ट तो क्या कहलाएगा, सोल्यूट। एंड वाटर इज द सोलवेंट, वाटर क्या कहलाएगा, सोलवेंट। तो बेटा जो चीज हम डिसॉल्व करते घोलते हैं वो तो सोल्यूट, और जिसमें घोलते हैं वो सोलवेंट। सिमिलरली द सब्सटेंस लाइक सुगर, अमोनियम क्लोराइड, कॉपर सल्फेट, यूरिया विच आर डिसॉल्व्ड इन वाटर टू मेक सॉल्यूशंस आर कॉल्ड सोल्यूट। ये ऐसे सब्सटेंस है, अमोनियम क्लोराइड है, सुगर है, कॉपर सल्फेट है, यूरिया है, ग्लूकोज है, जिनको वाटर में डिसॉल्व करते सॉल्यूशन बनाने के लिए, तो ये क्या कहलाते हैं बच्चों, सोल्यूट कहलाते हैं। वेयर वाटर इज सोलवेंट। यूजुअली द सब्सटेंस प्रेजेंट इन लेसर अमाउंट इन द सॉल्यूशन इज कंसीडर्ड एज सोल्यूट। ज्यादातर केस में देखा जाता है जो कम क्वांटिटी में चीज लेते हैं वो सोल्यूट होता है। एंड द सब्सटेंस विच इज प्रेजेंट इन ग्रेटर अमाउंट इन ए सॉल्यूशन इज कंसीडर्ड एज सोलवेंट। और जो ज्यादा क्वांटिटी में लेते हैं उसको क्या कहते हैं बच्चों, सोलवेंट। Please note that solute particles are also called dispersed particle या dispersed phase, and the solvent are also known as dispersion medium. सोल्यूट पार्टिकल को डिस्पर्स पार्टिकल कहते हैं, डिस्पर्स फेज भी कह देते हैं। सोलवेंट को क्या कहते हैं बच्चों, डिस्पर्सन मीडियम। ये हम आगे डिस्कस करेंगे, कोलोइड्स में ऐसा कहा जाता है। आई होप बच्चों समझ में आया होगा आपको। थैंक यू। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम करेंगे व्याकरण का, हमारा पहला टॉपिक है उपसर्ग और प्रत्यय। शब्द निर्माण, शब्द निर्माण की प्रक्रिया है वो 3 प्रकार से होती है, उपसर्ग द्वारा, प्रत्यय द्वारा और समास द्वारा। तो फर्स्ट चैप्टर में हमारे उपसर्ग और प्रत्यय। तो उपसर्ग किसे कहते हैं, पहले उपसर्ग के बारे में पढ़ते हैं कि हम वाक्य बनाते समय विभिन्न शब्दों का प्रयोग वाक्य में करते हैं। लड़का, घोड़ा, कुर्सी, मेज, किताब, कलम आदि हिंदी के शब्द हैं। शब्दों की रचना ध्वनियों के सहयोग से होती है, कि जो शब्द हैं वो किससे बनते हैं, ध्वनि यानी कि वर्णों के सहयोग से बनते हैं। और शब्द की जो परिभाषा देते हैं उस समय 2 बातें ध्यान रखनी चाहिए। कौन कौन सी, कि जब शब्द की परिभाषा होती है
कि शब्द भाषा की स्वतंत्र इकाई है, अर्थात शब्दों का प्रयोग भाषा में स्वतंत्र रूप से किया जा सकता है। मेज, कुर्सी, कलम, घोड़ा, घुड़सवार, ईमानदार, सुंदर, सुंदरता, असुंदर सभी हिंदी के शब्द हैं। स्वतंत्र होने के कारण ही इसके कोश में स्थान दिया जाता है और शब्दों के अर्थ आप कोश में देख सकते हैं कि जब किसी शब्द का अपने आप में कोई अर्थ होता है तभी हम उसका स्वतंत्र रूप से प्रयोग करते हैं और हम उसका अर्थ है जो कोश में देख सकते हैं। शब्द भाषा की सार्थक इकाई, और दूसरी बात क्या होनी चाहिए कि जो शब्द है वो भाषा की सार्थक इकाई हो। तो शब्द का जब शब्द की परिभाषा होती है तो क्या होती है कि वर्णों के सार्थक और स्वतंत्र समूह यानी निश्चित क्रम में जो लिखा होता है वो क्या होता है, आपका शब्द होता है। तो दूसरी जो इसकी बात है वो है शब्द की सार्थक इकाई। सार्थक का मतलब है अर्थ हो, सार्थक यानी कि अर्थ। केवल अर्थवान या सार्थक इकाई ही शब्द कहलाती हैं, कि ऐसे शब्द जिनका कोई ना कोई अर्थ हो वो ही शब्द कहलाते हैं। कलम तथा कमल दो हिंदी के शब्द हैं, दोनों सार्थक है, पर मकल और लकम शब्द नहीं है, भले ही उनकी ध्वनियों से बने हों। कि ये शब्द भी हैं, देखो ये तीनों ही जो कै, मैं और ल तीन से बने हैं, कमल बन गया, कलम बन गया, लेकिन जब हम तीसरा इसका जो इनको मिलाते हैं ध्वनियों को तो वो क्या होता है कि इसका कोई भी अर्थ नहीं निकलता है। इसलिए ये बने तो ध्वनि से हैं लेकिन सार्थक नहीं है, इनका कोई सार्थक अर्थ नहीं है, इसलिए ये शब्द नहीं कहलाते। हर भाषा में असीमित शब्द होते हैं जो किसी न किसी भाव या विचार को व्यक्त करते हैं। हर भाषा में इन शब्दों का भंडार होती है, लेकिन ये सभी शब्द एक ही प्रकार के नहीं होते। कुछ शब्द वस्तुओं, व्यक्तियों, स्थानों के आदि नाम बताने वाले होते हैं, जैसे किताब, कुर्सी, दिल्ली, आगरा, शीला, घोड़ा, बच्चा आदि, जो कि संज्ञा शब्द हैं। कि जो शब्द हैं वो संज्ञा शब्द हो गए, कि जो किसी का भी नाम बताए, किसी व्यक्ति का, वस्तु का, स्थान का। कुछ क्रिया घटनाओं को व्यक्त करते हैं, यानी करना, लिखना, पढ़ना, यानी जो क्रिया शब्द हैं, यानी धातु जो है। कुछ शब्द दूसरे शब्दों यानी संज्ञा या क्रिया की विशेषता बताते हैं, जैसे अच्छा, बुरा, छोटा, बड़ा, ये विशेषण हो गए। और कुछ हैं जो क्रिया की विशेषता बताते हैं, वो क्रिया विशेषण, जैसे धीरे धीरे, तेज तेज आदि। तो शब्द निर्माण की प्रक्रिया है वो 3 प्रकार से होती है, उपसर्गों के द्वारा, प्रत्ययों के द्वारा और समास प्रक्रिया द्वारा। तो सबसे पहले उपसर्गों के द्वारा, जैसे अन प्लस आदर, अनादर। तो उपसर्ग क्या होते हैं बेटा? उपसर्ग शब्दांश होते हैं जो किसी भी शब्द के आगे लगते हैं, प्रत्यय जो शब्द के पीछे लगते हैं, और समास प्रक्रिया है वो हम आगे पढ़ेंगे विस्तार से। नेक्स्ट है आपका उपसर्ग। अभी बेटा आपको इसके अंदर आपको यहाँ से नोट क्या करना है, आपको नोट करना है कि शब्द की परिभाषा देते समय निम्नलिखित 2 बातों को ध्यान में रखनी चाहिए। फिर आप लिखोगे फर्स्ट पॉइंट में शब्द भाषा की स्वतंत्र इकाई है, और दूसरा पॉइंट लिखोगे शब्द भाषा की सार्थक इकाई है। ठीक है बेटा। उसके बाद में नेक्स्ट आप लिखोगे कि शब्द निर्माण की प्रक्रिया है वो 3 प्रकार से होती है। यहाँ से आपको ये नोट करना है, और यहाँ तक समास प्रक्रिया द्वारा। फिर है आपका उपसर्ग। उपसर्ग की परिभाषा है, उपसर्ग क्या है? भाषा के वे सार्थक लघुत्तम खंड, भाषा के वे सार्थक लघुत्तम खंड जो शब्द के आरंभ में लगकर नए नए शब्दों का निर्माण करते हैं। कि उपसर्ग भाषा के वे सार्थक लघुत्तम यानी छोटे से छोटे जो खंड हैं जो सार्थक है, देखो इनका भी कोई ना कोई अर्थ है, तो वो जो शब्द आरंभ में लगते हैं और नए नए शब्दों का निर्माण करते हैं वो उपसर्ग कहलाते हैं। जैसे अन प्लस आदर, वी प्लस नाश, दूर प्लस दिन, दुर्दिन, सु प्लस योग, सुयोग, बेई प्लस ईमान, बेईमान, प्रह प्लस आहार, प्रहार। तो आपको बेटा इसके बाद में आपको नोट करना है उपसर्ग की परिभाषा, और ये इसके उदाहरण जो दे रखे हैं यहाँ तक। फिर है हिंदी में 3 प्रकार के शब्द मिलते हैं, तत्सम, तद्भव और अन्य भाषाओं से, यानी कि आगत, विदेशी जो शब्द हैं वो। इन तीनों कोटियों के शब्दों में मूल शब्द भी हैं, जैसे कर्म, काम और ईमान, रेल, विदेशी। यौगिक व व्युत्पत्ति शब्द को भी मूल शब्दों में उपसर्ग और प्रत्यय जोड़कर बनाए जाते हैं। इस दृष्टि से हिंदी में भी 3 प्रकार के उपसर्ग होते हैं। इस आधार में हिंदी में कितने प्रकार के उपसर्ग होते हैं बेटा? 3 प्रकार के, तत्सम उपसर्ग, तद्भव उपसर्ग और विदेशी उपसर्ग। तो सबसे पहले है तत्सम उपसर्ग। तत्सम उपसर्ग क्या है? तत्सम उपसर्ग में वे उपसर्ग हैं जो संस्कृत से हिंदी में आ गए हैं। संस्कृत में 22 उपसर्ग हैं। इन उपसर्गों से बने अनेक शब्द हमें मिलते हैं। कुछ शब्दों को उदाहरण नीचे दिए गए हैं। तो इसके बाद में है आपके कि उपसर्ग, तत्सम उपसर्ग कौन से होते हैं? कि जो तत्सम शब्द आपने पढ़े हैं कि जो संस्कृत भाषा के होते हैं,
और उनको हिंदी में वैसे के वैसे हम प्रयोग में लेते हैं, वो होते हैं तत्सम उपसर्ग। अब यहाँ पर आपको बता रहे हैं कि यहाँ आपके इसके अंदर हैं जो 22 उपसर्ग हैं। तो 22 जैसे अति, ठीक है, अति का अर्थ होता है अधिक, अति प्लस अंत से बना अत्यंत, अति प्लस आचार अत्याचार, अति प्लस रिक्त अतिरिक्त, अति प्लस कर्मण अतिक्रमण, अति प्लस शय अतिशय। तो इस तरह से ये आपको उदाहरण दे रखे हैं। अधि ऊपर प्लस श्रेष्ठ, अधि का मतलब ऊपर या श्रेष्ठ, अधि प्लस कार अधिकार, अधि प्लस नायक अधिनायक, अधि प्लस करण अधिकरण, अधि प्लस आदेश अध्यादेश, अनु पीछे या समान, अनु प्लस भव अनुभव, अनुभूति अनुकरण अनुरोध, अप बुरा हीन, अपयश अपमान अपव्यय अपशब्द अपकार, अभी सामने या और, अभिनय अभिमुख अभिज्ञान अभिमान, अव बुरा हीन उप, अव का मतलब बुरा हो सकता है, हीन हो सकता है, उप हो सकता है। तो इससे शब्द बना हमारा अव प्लस सान अवसान, अव प्लस सर अवसर, अव प्लस काश अवकाश, अव प्लस नति अवनति, अव प्लस गुण अवगुण, आ से तक या समित आहार आक्रमण आजीवन आजन्म आकर्षण, उत या उच्च से इसका अर्थ होता है ऊपर या श्रेष्ठ, उत्थान उद्गम उन्नति उद्योग उच्चारण उल्लंघन आदि। तो अब आपको नोट क्या करना है बेटा, आज का काम है आपका कि पहले आप लिखोगे शब्द की परिभाषा देते समय 2 बातें ध्यान रखनी चाहिए। शब्द भाषा की स्वतंत्र इकाई है और शब्द भाषा की सार्थक इकाई है। फिर लिखोगे आप शब्द निर्माण 3 प्रकार से होता है, उपसर्गों द्वारा, प्रत्यय द्वारा और समास द्वारा। फिर लिखोगे आप उपसर्ग की परिभाषा, उपसर्ग किसे कहते हैं और ये जो उदाहरण दे रखे हैं ये। फिर नेक्स्ट आप लिखोगे कि हिंदी में 3 प्रकार के उपसर्ग होते हैं। ये लिखोगे आप, हिंदी में 3 प्रकार के उपसर्ग होते हैं। पहला हेडिंग डालोगे तत्सम उपसर्ग। ये लिखने के बाद में आपको ये जो उपसर्ग आज मैंने करवाए हैं ये लिखेंगे और इनके साथ में इनके 5 उदाहरण आपको लिखने हैं। ठीक है बेटा, ये सभी काम आपको नोटबुक में नोट करना है। अगर आपके पास बुक है फिर भी आपको नोटबुक में ये काम नोट करना है। थैंक यू। Good morning students and welcome again to our YouTube channel. In our previous lecture, we have discussed about the directory rules France and did women have a revolution, and today we will discuss about the abolition of slavery, means Das Pratha ka ant. So as you all know, then there was a rule of Jacobin government. So Jacobin regime, one of the most revolutionary social reforms that led to abolition of slavery in the French colonies. The colonies in the Caribbean, Martinique, Guadeloupe and Saint Domingo were important suppliers of commodities such as tobacco, indigo, sugar and coffee. जैकोबिन रिजाइम ने या जैकोबिन गवर्नमेंट ने जो सबसे ज़्यादा रिफॉर्म्स किए थे उनमें जो इम्पोर्टेंट रिफॉर्म था दैट वाज द एबोलिशन ऑफ स्लेवरी, मींस दास प्रथा का अंत। सामाजिक सुधारों में से एक मेन इम्पोर्टेंट रिफॉर्म जो था ये था। सो द कॉलोनीज इन द कैरिबियन मार्टिनिक, मींस जो मार्टिनिक, गोडेलेप और सैन डोमिंगो जैसे कैरिबाय ये जगह के नेम है, ठीक है, मींस उपनिवेशों के नेम है, ये कॉलोनीज के नेम है, जो कॉलोनियां बनी हुई थी उनके, वर इम्पोर्टेंट सप्लायर्स ऑफ कमोडिटीज। तो एक तरह से ये जो कॉलोनीज थी ये चीनी, टबाको, नील, कॉफी जैसे वस्तुओं की पूर्ति करते थे, मेन सप्लायर्स थे। बट द reluctance of Europeans to go and work in distant and unfamiliar lands, this caused a shortage of labor on the plantations. अब मेन क्या था कि एक तो अननोन और साथ में दूर के देशों में जाने और काम करने के प्रति जो यूरोपियंस थे उनकी इच्छा नहीं थी। उसका मतलब था कि प्लांटेशंस में एक तरह से जो है शॉर्टेज ऑफ लेबर था, मीन्स लोगों की कमी थी, श्रम की कमी थी। सो This was made by a triangular slave trade between Europe, Africa and the Americans. तो एक slave trade start किया गया triangular shape में, किस किस के बीच में, यूरोप, अफ्रीका एंड अमेरिकन्स के बीच में। मीन्स एक तरह से इस कमी को पूरा किया गया और स्लेव ट्रेड मीन्स दास व्यापार शुरू करके इसको स्टार्ट किया गया। अब इसकी स्टार्टिंग कब हुई? द स्लेव ट्रेड बिगेन इन द 17th century, 17वीं सदी में जो है इसकी स्टार्टिंग हुई। फ्रेंच मर्चेंट्स sailed from the ports of Bordeaux or Nantes
ये प्लेसेस के नेम है। टू द अफ्रीकन कोस्ट वेयर दे बोट स्लेव्स फ्रॉम लोकल चीफटेंस। अब इसमें क्या है कि जो फ्रांसीसी व्यापारी थे, फ्रांस के जो व्यापारी थे वो बोर्दे या नानते, ये जगह के नेम है। इन यहाँ से, इन पोर्ट से, ये एक तरह से बंदरगाह थे, इनसे अफ्रीकी जो पोर्ट थे, तट थे, वहां पर जहाजों को लेके जाते थे और वहां पर वे क्या करते थे, एक तरह से खरीदते थे स्लेव्स को लोकल चिफ्टेन से। वहां जो लोकल सरदार थे उनसे वो एक तरह से स्लेव्स को खरीदते थे। ब्रांडेड एंड शेकल्ड द स्लेव्स वर पैक्ड टाइटली इनटू शिप्स फॉर लॉन्ग वॉयज अबाउट 3 months अक्रॉस द अटलांटिक टू द कैरिबियन। अब इनका जो प्रोसेस था वो क्या था कि एक तरह से वो जो स्लेव थे उनको पहचानने के लिए एक तरह से उनको दागते थे, मीन्स उन पे कोई निशान लगाते थे, हथकड़ियां डालते थे। और ये प्रोसेस अटलांटिक से लेके, अटलांटिक महासागर से लेके उसको पार करके कैरिबियाई कंट्रीज जो थे वहां तक 3 months की जो लंबी समुद्री यात्रा थी, लॉन्ग वॉयज मीन्स लंबी समुद्री यात्रा, उसके लिए जो है उन्हें जहाजों में किस तरह, पशुओं की तरह ठूस दिया जाता था, टाइट पैक कर दिया जाता था। सो देयर दे वर सोल्ड टू प्लांटेशन ऑनर। और वहां पे उनको कैरिबियाई कंट्रीज में बागान मालिकों को या प्लांटेशन ऑनर्स जो थे उनको बेच दिया जाता था। द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ स्लेव लेबर मेड इट पॉसिबल टू मीट द इंक्रीजिंग डिमांड इन यूरोपियन मार्केट्स फॉर शुगर, कॉफी एंड इंडिगो। तो यूरोपियन मार्केट्स में चीनी, कॉफी और नील की जो बढ़ती हुई डिमांड थी उसकी पूर्ति केवल किसके बेस पे संभव हुई, जो स्लेव लेबर थे उनके बेस पे, मींस श्रम के आधार पे, श्रम के बेस पे। टू फ्लोरिश स्लेव ट्रेड, पोर्ट सिटीज लाइक बोर्दे एंड नैंटस और देयर इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी ट्रेड, मींस बोर्दे और नानते जैसे जो पोर्ट थे, जो बंदरगाह थे, वो बढ़ते हुए स्लेव ट्रेड के कारण ही प्रोस्पिरियस बने, समृद्ध बने। Throughout the 18th century, there was little criticism of slavery in France. अब 18वीं सदी तक फ्रांस में जो है स्लेवरी की जो है ज्यादा क्रिटिसाइज इसको नहीं किया जाता था, मीन्स एक आम बात माना जाता था। द नेशनल असेंबली हैड लॉन्ग डिबेट्स अबाउट वेदर द राइट्स ऑफ मैन शुड बी एक्सटेंडेड टू ऑल फ्रेंच सब्जेक्ट्स इंक्लूडिंग दोज इन द कॉलोनीज। अब नेशनल असेंबली में इस बात पे एक लंबी डिबेट हुई कि जो कॉलोनीज में रहने वाली पब्लिक है उसके साथ साथ सभी फ्रांस पब्लिक को व्यक्ति के जो बेसिक राइट्स हैं वो दिए जाएं या नहीं दिए जाएं। बट नो लॉज वर पास्ड फियरिंग अपोजिशन फ्रॉम बिजनेसमैन हुज इनकम्स डिपेंडेड ऑन द स्लेव ट्रेड। लेकिन इस डर से इस क्वेश्चन को नहीं उठाया गया, कोई कानून पास नहीं किया गया, क्योंकि जो बिजनेसमैन थे, मीन्स जिनकी इनकम, जो इसी इनकम पे डिपेंड थे स्लेव ट्रेड के ऊपर, दास व्यापार के ऊपर। It was finally the convention which is 1794 legislated to free all slaves in the French overseas possessions, means 1794 में कन्वेंशन ने फ्रांसीसी जो कॉलोनीज थी उनके सभी स्लेव्स को एक तरह से फ्री कर दिया, फ्रीडम दे दी, मुक्ति के रूप में एक ऐसा कानून बना दिया कि इनको सबको फ्री कर दिया जाए। However, this turned out to be a short-term measure. 10 years later, Napoleon reintroduced slavery. अब एक तरह से हमने देखा कि यहाँ पे स्लेव जो है, स्लेवरी सिस्टम जो है खत्म हो गया था, लेकिन ये कुछ टाइम तक ही लागू रहा। और आफ्टर 10 years later, मीन 10 साल के बाद जो नेपोलियन बोनापार्ट थे उन्होंने दोबारा से इसको रीइंट्रोड्यूस कर दिया, स्लेवरी सिस्टम को। प्लांटेशन ओनर्स अंडरस्टूड देयर फ्रीडम एज इंक्लूडिंग द right to enslave African Negroes in pursuit of their economic interest. In 1848, slavery was finally abolished in French colonies. अब जो प्लांटेशन के ऑनर्स थे, बागान के जो मालिक थे, उनको अपने जो इकोनॉमिक इंटरेस्ट थे उसको पूरा करने के लिए अफ्रीकी नीग्रो लोगों को गुलाम बनाने की छूट मिल गई थी। लेकिन फाइनली फिर भी 1848 में फ्रांसीसी कॉलोनीज से, सही अर्थों में अगर हम बात करें तो जो स्लेवरी है उसका फाइनली एबोलिश कब किया गया, फ्रेंच कॉलोनीज से 1848 में। ओके, तो इस तरह से हमने पढ़ा कि जो स्लेवरी था उसका एक तरह से एंड हो गया। नेक्स्ट टॉपिक इज द रिवॉल्यूशन एंड एवरीडे लाइफ, मीन्स कैन पॉलिटिक्स चेंज द क्लोथ्स पीपल वियर, द लैंग्वेज दे स्पीक और द बुक्स दे रीड। मीन्स क्या राजनीति ऐसा कर सकती है कि लोगों के पहनावे को, उनकी बोलचाल को या उनके द्वारा पढ़ी जाने वाली जो बुक्स हैं उसमें किसी प्रकार का कोई चेंजमेंट कर सकती है? फ्रांस सॉ मैनी सच चेंजेस। फ्रांस में इस तरह के बहुत सारे चेंजेस जो है हमें देखने को मिले, जिनसे
मैन वुमेन एंड चिल्ड्रन इन ईयर फॉलोइंग 1789 मीन्स उनके जो एक जीवन में इस तरह से अनेक बदलाव हुए पुरुषों महिलाओं और बच्चों के जीवन में 1789 के बाद, क्योंकि 1789 में रिवॉल्यूशन स्टार्ट हुआ था तो उसके बाद जो है किस तरह के चेंजमेंट हुए। द रिवॉल्यूशनरी गवर्नमेंट्स टुक इट अपॉन देमसेल्व्स टू इशू दैट वुड ट्रांसलेट द आइडियल्स ऑफ लिबर्टी एंड इक्वालिटी इनटू एवरीडे प्रैक्टिस। तो जो क्रांतिकारी गवर्नमेंट थी या रिवॉल्यूशनरी गवर्नमेंट थी, इन सरकारों ने एक तरह से कानूनों द्वारा लॉज द्वारा जो फ्रीडम और इक्वालिटी इनके आइडियल्स को लोगों के डेली लाइफ में जो है एवरीडे प्रैक्टिस में उतारने की कोशिश की। ओके, वन इम्पोर्टेंट लॉ दैट केम इनटू इफेक्ट सून आफ्टर द स्टॉर्मिंग ऑफ द बास्टाइल इन द समर ऑफ 1789 वाज द एबोलिशन ऑफ सेंसरशिप। अब अगर हम बात करें कि जो बास्टाइल का जो किला था, एक तरह से हमने देखा कि उसके विध्वंस के बाद, उसके खत्म होने के बाद, स्टॉर्म होने के बाद 1789 की जो समर थी तो वहां पे एक इम्पोर्टेंट लॉ लागू किया गया जिसका नेम था एबोलिशन ऑफ सेंसरशिप। मीन्स सेंसरशिप को एक तरह से एबोलिश किया गया, खत्म किया गया। इन द ओल्ड रिजाइम ऑल रिटन मटेरियल एंड कल्चरल एक्टिविटीज, बुक्स, न्यूज़पेपर, प्लेज कुड बी पब्लिश्ड और परफॉर्म्ड ओनली आफ्टर अप्रूवल ऑफ द सेंसर्स ऑफ द किंग। लेकिन प्राचीन राजतंत्र में बुक, न्यूज़पेपर, नाटक जैसी जो लिखित सामग्री थी, मीन्स एक तरह से रिटन चीजें जो थी, रिटन मटेरियल जो थे और कुछ कल्चरल एक्टिविटीज जो थी, मीन्स सांस्कृतिक गतिविधियां, इनको राजा के जो सेंसर अधिकारी थे उनके द्वारा पारित किए जाने पर ही, उनके द्वारा पास किए जाने पर ही, उनके द्वारा अप्रूव किए जाने पर ही एक तरह से शो किया जाता था, परफॉर्म किया जाता था, मीन्स उनकी परमिशन के बिना नहीं। नाउ द डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन प्रोक्लेम्ड फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन टू बी ए नेचुरल राइट। लेकिन अब जो अधिकारों का जो एक तरह से डिक्लेरेशन था, घोषणा पत्र था, उससे लोगों की स्पीच, उनके एक्सप्रेशन, उसकी फ्रीडम को एक तरह से एक परमिशन दे दी गई थी, उसको प्रोक्लेम कर दिया गया था कि लोगों को स्पीच और एक्सप्रेशन की एक तरह से नेचुरल राइट जो है उनका बन गया था। सो न्यूज़पेपर्स, पैम्पलेट्स, बुक्स एंड प्रिंटेड पिक्चर्स फ्लडेड द टाउन्स ऑफ फ्रांस फ्रॉम वेयर दे ट्रेवल्ड रैपिडली इनटू द कंट्री साइड। तो इस तरह से जो फ्रांस के जो सिटीज में एक तरह से पर्चे, न्यूज़पेपर, बुक या छपी हुई कुछ तस्वीरें थी, उनकी एक तरह से बाढ़ सी आ गई। फ्लडेड मीन्स बाढ़ सी आ गई, मीन्स बहुत ज्यादा बड़े लेवल पे ये चीजें होने लगी और वहां से सिटी से ये चीजें रैपिडली इनटू द कंट्री साइड मीन्स गांव की तरफ भी पहुंचने लगी। द इवेंट्स एंड चेंजेस टेकिंग प्लेस इन फ्रांस वर ऑल डिस्क्राइब एंड डिस्कस्ड इन दीज प्रिंटेड मटेरियल्स। जो भी इवेंट्स और चेंजेस वहां पे हो रहे थे फ्रांस में, वो सब इसमें डिस्क्राइब हो रहे थे इन प्रिंटेड मटेरियल्स में, लाइक दैट बुक्स, न्यूज़पेपर्स। उसका पूरा ब्यौरा जो है, पूरी डिटेल जो है उसमें दी जा रही थी। फ्रीडम ऑफ प्रेस ऑल्सो मीन दैट अपोजिंग व्यूज ऑफ इवेंट कुड बी एक्सप्रेस्ड। मीन्स इसमें किसी तरह का कोई बर्डन नहीं था, किसी के ऊपर कोई रोक नहीं थी, सभी को अपने जो व्यूज थे वो एक्सप्रेस करने की परमिशन मिल चुकी थी। एक तरह से एक नेचुरल राइट इसको माना गया था। ईच साइड सोट टू कन्विंस द अदर्स ऑफ इट्स पोजिशन थ्रू द मीडियम ऑफ प्रिंट। अब क्या था कि इसमें प्रेस की जो फ्रीडम मिली थी तो प्रिंट के माध्यम से एक पक्ष ने दूसरे पक्ष को, मींस एक साइड ने दूसरी साइड को अपना जो व्यूज थे उससे सहमत कराने का भी प्रयास किया। प्लेज, सॉन्ग्स एंड फेस्टिव प्रोसेस अट्रैक्टेड सेवरल पीपल। अब ये जो चीजें थी, संगीत, नाटक और ये इस तरह से जो जुलूस वगैरह निकाले जाते थे, तो बहुत सारे लोगों को अट्रैक्ट किया इन चीजों ने अपनी तरफ और बहुत सारे लोग जो है इनको देखने जाने लगे। बाय दिस वे वन कुड ग्रास्प एंड आइडेंटिफाई विद आइडियाज सच एज लिबर्टी और जस्टिस दैट पॉलिटिकल फिलोसोफर्स रोट अबाउट एट लेंथ इन टेक्स्ट्स विच ओनली फ्यू ऑफ एजुकेटेड पीपल कुड रीड। तो इसमें एक मेन चीज ये थी कि जो राजनीतिज्ञ थे, पॉलिटिशियंस थे, उन्होंने इस चीज को, लेखों को समझने और उनसे जुड़ने का एक जो मेन मोटिव था, जो एक मेन तरीका था, मेन आइडिया था, वो ये था क्योंकि इससे लोग जो है बहुत ज्यादा मात्रा में जुड़ने लगे थे। क्योंकि बुक्स तो ओनली कुछ लोग ही, मीन्स कुछ एजुकेटेड पीपल ही उसको रीड कर सकते थे, लेकिन इस तरह से जैसे पिक्चर्स या चीजों को बोल के बताना, उसको एक्सप्रेस करना, उन चीजों से बहुत सारे लोगों को फ्रीडम के बारे में नॉलेज हुई और उनको पता लगा कि हम अपने अधिकारों के लिए भी लड़ सकते हैं। सो स्टूडेंट्स,
This is all about your today's classes, and tomorrow we will discuss about conclusion of the chapter. Thank you. Good morning students, myself Rohit Kumar, and today we will discuss about the comprehensive exercise of the fundamental unit of life, cell. And this chapter is really very important for your competitive exam, and hopefully you will revise completely. And these importance are also really very important because they will also come in your home exams. So now we will start from the first question. The first question is on your screen. The first question is the write true or false for the following statements. प्लास्टेड्स आर प्रेजेंट इन बोथ प्लांट एंड एनिमल सेल्स. क्या प्लास्टेड दोनों के अंदर पाए जाते हैं, प्लांट सेल और एनिमल सेल में? तो ये स्टेटमेंट हमारी क्या हो जाती है बच्चों, फॉल्स हो जाती है. तो इसका मतलब कि प्लास्टेड केवल किसके अंदर पाए जाते हैं, प्लांट्स के अंदर पाए जाते हैं, क्योंकि प्लांट्स क्या करता है, फूड बनाने में हेल्प करता है, लेकिन एनिमल्स अपना खुद का भोजन नहीं बना सकते. अगला क्वेश्चन है राइट ट्रू और फॉल्स फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स the vacuole contains the food which an organism has consumed. मतलब यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म द वैक्यूल कंटेन्स द फूड विच एन ऑर्गेनिज्म हैज कंज्यूम्ड. तो ये बात बिल्कुल सही है. अगर आपने अमीबा का डायग्राम अगर देखा है तो आप इसको अच्छे तरीके से समझ पाएंगे, क्योंकि फूड वैक्यूल बन जाता है और फूड वैक्यूल के अंदर ही सारी चीज़ें क्या होती हैं, अगर देखा जाए तो जो फूड है वो उसको डाइजेस्ट करने में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं. अगला क्वेश्चन है न्यूक्लियस प्लेस ए सेंट्रल रोल इन सेलुलर रिप्रोडक्शन. बिल्कुल बात ये क्या है, बिल्कुल सही है. क्यों? क्योंकि जो न्यूक्लियस है उसके अंदर क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल होता है जिसको हम बोलते हैं डीएनए, और ये सेलुलर रिप्रोडक्शन कराने में क्या है, बहुत ही ज़रूरी होता है. तो इसलिए जो न्यूक्लियस है वो सेलुलर रिप्रोडक्शन के अंदर अपना सेंट्रल रोल प्ले करता है. अगला क्वेश्चन है एन अनडिफाइंड न्यूक्लियर रीजन containing only nucleic acids is called a nucleolus. An undefined nuclear region containing only nucleic acids is called a nucleolus. क्या ये बात सही है या गलत है? तो ये बात बिल्कुल गलत है, क्योंकि जो अनडिफाइंड जो न्यूक्लियर रीजन है उनके अंदर न्यूक्लिक एसिड होते हैं, लेकिन वो किस फॉर्म में होते हैं, न्यूक्लियोइड की फॉर्म में होते हैं, ना कि न्यूक्लियोलस की फॉर्म में. क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पर है बच्चों. The chlorophyll in photosynthetic prokaryotic bacteria is associated with membranous vesicles but not with plastids. क्या ये बात सही है? The chlorophyll in photosynthetic prokaryotic bacteria is associated with membranous vesicles but not with plastids. तो ये बात बिल्कुल सही है. क्यों सही है? कि जो क्लोरोफिल है बैक्टीरिया के अंदर, उसके अंदर सेल ऑर्गेनेल्स नहीं होती हैं. इंस्टेड इट अकर्स एज ए लूज पिगमेंट दैट इज एसोसिएटेड विद द सेल मेम्ब्रेन्स ऑफ वेसिकल्स. अगला क्वेश्चन है द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज ए लार्ज नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड ट्यूब्स एंड सीड्स. तो ये बात बिल्कुल सही है. तो ये बात बिल्कुल क्या है, सही है, क्योंकि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसमें क्या होती है, बहुत सारी ब्रांचिंग होती है ट्यूब्यूल्स की, और जो इट एक्सटेंड्स फ्रॉम द सेल मेम्ब्रेन टू द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. और ये क्या करते हैं, सेल मेम्ब्रेन को न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से एक्सटेंड करने का क्या करते हैं, काम करते हैं. रफ एंडोप्लाज्मिक, नेक्स्ट क्वेश्चन है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लुक स्मूथ अंडर ए माइक्रोस्कोप बिकॉज इट हैज़ ए पार्टिकल्स कॉल्ड राइबोसोम्स अटैच टू इट्स सरफेस. तो ये बात बिल्कुल गलत है. अगर देखा जाए तो रफ एंडोप्लाज्मिक बिल्कुल स्मूथ नहीं कहलाती, क्योंकि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रफ नज़र आती है माइक्रोस्कोप की सहायता से, क्योंकि उनकी जो सरफेस है उनके ऊपर राइबोसोम्स क्या होते हैं, अटैच्ड होते हैं. तो ये बात क्या हो गई बच्चों, गलत हो गई है. अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 8. ल्यूकोप्लास्ट आर द कलर्ड प्लास्टिड्स. तो ल्यूकोप्लास्ट आर द कलर्ड प्लास्टिड, ये क्या है, गलत है, क्योंकि जो क्रोमोप्लास्ट हैं उनको हम कलर्ड प्लास्टिड्स कहते हैं. ल्यूकोप्लास्ट कैसे होते हैं, कलरलेस होते हैं. क्वेश्चन नंबर 9. राइट वैक्यूल्स आर स्टोरेज एक्ट्स फॉर सॉलिड और लिक्विड कंटेंट्स. वैक्यूल्स आर स्टोरेज एक्ट्स फॉर सॉलिड और लिक्विड कंटेंट्स. तो ये बात बिल्कुल सही है. तो vacuoles are single membrane organelles that are involved in the storage of water and nutrients in a cell. क्वेश्चन नंबर 10 है, लास्ट क्वेश्चन है आज के लिए.
द माइटोकॉन्ड्रिया हैव ए 3 मेम्ब्रेन कवरिंग। क्या ये बात बिल्कुल सही है? ये गलत है, क्योंकि मेम्ब्रेन के अंदर 2 मेम्ब्रेन कवरिंग होती है। आउटर मेम्ब्रेन स्मूथ होती है, वही इनर मेम्ब्रेन क्या होती है? फोल्डेड होती है। तो बच्चों ये आपको समझ में आ गया होगा। और ये जो सारे जो क्वेश्चन हैं आपको मैं बता देता हूँ कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप अगर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की भी तैयारी कर रहे हैं तो वहाँ पर भी आ सकते हैं, और ये आप NTSC में भी अगर तैयारी कर रहे हैं तो उसमें भी ये क्वेश्चंस आपके बन सकते हैं। अगर आपके बेसिक्स क्लियर हैं तो आप इन क्वेश्चंस को आसानी से अच्छे तरीके से कर पाओगे। तो होपफुली गाइस कल मुलाकात करते हैं। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। Good morning, dear students. I am Hirlal sir from MLP International School, Rajpura. This is class of 9th, subject English, and we are going to discuss our textbook movement. The first chapter of this book is The Lost Child, and we are doing the question answer of this textbook. Okay, beta. And yesterday we have we did 4 questions of this book, and now we are going to 5th. Okay, the 5th question of this from this lesson is going on. What do you think happens in the end? Does the child find his parents? यानी कहने का मतलब ये हुआ बेटा कि अंत में आप क्या सोचते हो क्या हुआ होगा? क्या बच्चे को उसका मम्मी पापा मिले होंगे? तो देखिए आंसर क्या है। द एंडिंग ऑफ द स्टोरी इज साइलेंट अबाउट द फेट ऑफ द लॉस्ट चाइल्ड। भाई कहानी का जो अंत है वो बिल्कुल शांत है, जिसमें उस लड़के के खोए हुए लड़के पे भाग्य पर छोड़ दिया गया है। अभी हमें नहीं पता कि भाई उसे मिला या नहीं मिला, हम अनुमान लगा सकते हैं। यूजुअली द लॉस्ट चिल्ड्रन, आमतौर पर जो खोए जाए बच्चे हैं, गुम हो जाते हैं, आर रिस्टोर्ड टू देयर पेरेंट्स इन ए विलेज फेयर। वो गांव के मेले में उन्हें मिल जाते हैं। द स्ट्रेंजर मस्ट हैव कॉन्टेक्टेड द स्काउट्स और द पुलिसमैन। अब वो अजनबी आदमी जिसे वो बच्चा मिला था, उसने या तो संपर्क स्काउट से किया होगा या पुलिसमैन को बताया होगा, और द विलेज फेयर कमेटी, भाई गांव की जो मेले की कमेटी होती है उनसे संपर्क किया होगा, उनको बताया होगा टू मेक ए अनाउंसमेंट, और फिर स्पीकर वगैरह लगे रहते हैं, उनसे अनाउंसमेंट करा दी होगी। टू मी इट सीम्स क्वाइट प्रोबेबली दैट द लॉस्ट चाइल्ड जॉइन हिज पेरेंट्स। मेरे आधार पर मुझे ऐसा लगता है कि शायद उस बच्चे को उसके पेरेंट्स से मिल गए होंगे। अब हम चलते बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन आता है बेटा, लेंदी क्वेश्चन मैं ले रहा हूं, लॉन्ग क्वेश्चन आता है हमारा, क्योंकि टेक्सचुअल क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो गए हैं, और ये हमारे लॉन्ग क्वेश्चन है जिनके आंसर हमें 100 से 150 वर्ड्स में देने होते हैं। तो पहला क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए तैयार कर रहा हूं। नरेट इन अबाउट 100 वर्ड्स द स्टोरी ऑफ द चाइल्ड लॉस्ट इन द फेयर। 100 शब्दों में आप लोगों ने इस कहानी को नरेट करना है। तो मैं आपको समझाता हुआ आगे बढ़ूंगा। इट वॉज द फेस्टिवल ऑफ स्प्रिंग, यानी ये बसंत का त्यौहार था। द विंटर हैड जस्ट बिगिन, यानी सर्दियां अब स्टार्ट ही हुई थी। द मस्टर्ड्स प्लांट वर बेयरिंग कलरफुल फ्लावर। देखो वैसे हम कहेंगे सर्दी तो बिल्कुल शुरू हो चुकी, क्योंकि सर्दियों में ही सरसों के जो बीज है वो फूल है वो आने लगते हैं। और इस चैप्टर में बिल्कुल सही तौर पे बताया गया है कि भाई मस्टर्ड्स जो फील्ड्स होते फुल ऑफ फ्लावर्स थे। तो देखेंगे भाई सर्दी अपनी चरम सीमा पर थी। ए लार्ज नंबर ऑफ द पीपल सेट आउट ऑन द हॉर्सेज। अधिक संख्या में लोग घोड़े पर बैठे हुए थे, और इन बुलक कार्ट्स, और बैलगाड़ी पर में भी थे, और फुट फॉर देयर फेयर, या मेले में जाने के लिए पैदल भी जा रहे थे।
ए लिटिल चाइल्ड वॉज ऑल्सो गोइंग टू द फेयर विद हिज पेरेंट्स। एक छोटा बच्चा भी अपने माता पिता के साथ मेले में जा रहा था। इट वॉज हिज फर्स्ट आउट गोइंग, आउटिंग है यह वह पहली बार था जो घर से बाहर निकला था। सो ही वॉज ग्रेटली एक्साइटेड एंड क्यूरियस, इसलिए वह बड़े तौर पर बड़ा ही उतावला और जिज्ञासु था। ही वॉज फुल ऑफ लाइफ एंड लाफ्टर, कहने का मतलब ये हुआ वो पूरे जीवन का आनंद और खुशियों से भरा हुआ था उस वक्त। ही वॉज अट्रैक्टेड बाय द टॉयज, सर्वप्रथम वो पहले खिलौनों से, द बटरफ्लाइज तितलियों से, एंड द डो बर्ड्स और पाख था जिसे आप मोडी कह रहे थे उस पक्षी से, एंड फॉलिंग पेटल्स फूलों की गिरती हुई पंखड़ियों से बड़ा प्रभावित हुआ। ही वॉन्टेड टू बाय बर्फी, वो बर्फी खरीदना चाहता था, बैलून्स गुब्बारे, एंड ए गारलैंड और एक माला भी वो खरीदना चाहता था। बट ही न्यू, परंतु वो जानता था, दैट कि हिज फादर वोंट बाय हिम दोज थिंग्स, कि उसके पापा जो है इन चीज़ों को उसके लिए नहीं खरीदेंगे, ऐसा उसे पता था। आपने चैप्टर पढ़ा जब इस बात का आपने आइडिया लगा लिया था। ही रिक्वेस्टेड हिज फादर टू लेट हिम गो ऑन द राउंड अबाउट, और यहाँ तक कि उसने अपने पापा से ये प्रार्थना भी की कि मुझे इस झूले पर झूलना है, यानी जहाँ पर वो गुम हुआ था। बट ही डिस्कवर्ड, लेकिन तभी उसे पता लगा, दैट ही वॉज सेपरेटेड एंड लॉस्ट, कि वो बिछुड़ गया है और खो गया है। ही स्टार्टेड क्राइंग, तभी वह रोना स्टार्ट कर देता है। ए स्ट्रेंजर, एक अजनबी, लिफ्टेड हिम अप, वो उसे उठा लेता है, एंड ट्राइड टू कंसोल हिम, और उसे खुश करने का प्रयास करता है। बट द चाइल्ड ओनली वांटेड टू मीट हिज पेरेंट्स, लेकिन वो बच्चा केवल अपने मम्मी पापा से ही मिलना चाहता था। तो यहां पर ये क्वेश्चन का आंसर है बेटा समाप्त हो गया है। ठीक है, ये क्वेश्चन आंसर आप लोगों ने बिल्कुल सुंदर हैंडराइटिंग में अपनी नोटबुक में लिखने हैं। उम्मीद करता हूं हैंडराइटिंग का आप ध्यान रखोगे बेटा। और एक बात और बता दूं मैं आपको, हैंडराइटिंग ही हमारी पर्सनैलिटी से जुड़ी हुई होती है। ठीक है, तो ये आपने काम करना है। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक आपका धन्यवाद, वेलकम।